जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात की थी, तो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हमने समाप्त कर दिया। अब आगे इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं पिकअप करने जा रहा हूँ, वेक्टर एनालिसिस। अब पूरी हमें वेक्टर की चीज़ों को पढ़ाएंगे, जितनी सारी चीज़ें वेक्टर्स में हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर वेक्टर। अब हम यहाँ वेक्टर एनालिसिस की बात करेंगे। ये वेक्टर एनालिसिस क्या है? तो बेसिकली वेक्टर एनालिसिस पढ़ने के पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जो है जानना पड़ेगा। वो कुछ चीज़ें क्या है उसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। जैसे पहली चीज़ ये हम लोगों की हो गई कि क्वांटिटी कितने तरीके की होती है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द क्वांटिटी। क्योंकि वेक्टर एनालिसिस में पहले हम क्वांटिटी पर ही एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटी क्या है, तब उसके बाद हम लोगों का वेक्टर क्या है, धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती हैं। फिर उसका रोल हम लोग देखेंगे कि वेक्टर से हम लोग किस किस चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं, या उसके एप्लीकेशंस पार्ट्स में हम लोग आके वर्क करेंगे। तो चलते हैं। इसमें मेनली जो है हम लोगों के पास जो क्वांटिटी होती है, देयर आर टू टाइप्स। पहला है स्केलर, फर्स्ट। अभी स्केलर क्या होता है? नाउ फर्स्ट डिफाइन हियर ए स्केलर इज ए क्वांटिटी। A scalar is a quantity which has magnitude only. Which has magnitude only. कहने का हमारा मतलब क्या है कि वो क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, which has magnitude only, is called what? स्केलर। या स्केलर इज ए क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड ओनली। अब यहाँ एक बात आती है, जनरली बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए बड़ी ये प्रॉब्लम थोड़ी होती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वांटिटी। तो क्वांटिटी पहले क्लियर करते हैं कि जितनी मेजरेबल थिंग्स है, हम जिसको मेजर कर सकते हैं, दीज आर ऑल नोन एज द क्वांटिटी। जो भी मेरी फिजिकल चीजें हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग क्वांटिटी कहते हैं। जैसे अब ईमानदारी को मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, खुशी को, गम को, दुख को हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। अभी नहीं बताएंगे ना कि 10 किलो खुशी मिल रही है, 20 किलो खुशी मिल रही है, या 10 किलो का गम मिल रहा है, दुख मिल रहा है। कहने का हमारा मतलब क्या है कि वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी मेजरेबल थिंग्स, उस मेजरेबल थिंग्स को ही हम लोग क्वांटिटी बोलते हैं। बात क्लियर हो गई? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द क्वांटिटी हियर। तो अब क्वांटिटी जो है उसको स्केलर कब कहा जाएगा? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। तो दुनिया में जितनी क्वांटिटी है सबके पास मैग्नीट्यूड होता है। तो बहरहाल हम लोग स्केलर ऐसे कर डिफाइन करते हैं, दिस इज द मीनिंग ऑफ द स्केलर, ए क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड ओनली इज नोन एज व्हाट? स्केलर। यही मेरा स्केलर का कंसेप्ट है। तो एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा? जितनी भी क्वांटिटी है सबका नाम ले लीजिए, सब कुछ स्केलर हो जाएगा। जैसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, एस, डिस्टेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं, और पता है डिस्टेंस हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, बहुत सारी हम लोग यूनिट में मेजरमेंट करते हैं। डिस्टेंस हो गया। आपका जो है टेम्परेचर हो गया, ये टेम्परेचर हो गया। स्पीड हो गई, दिस वर्क हो गया, एटसेट्रा। ये जितनी सारी चीजें हैं, इन सभी चीजों को हम लोग स्केलर कहते हैं। मतलब कि इस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है। वैसे दुनिया में ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं जिसके पास मैग्नीट्यूड ना हो। तो हर जब क्वांटिटी बोलते हैं तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड उसमें इंक्लूड हो जाता है। दिस इज ए स्केलर हियर। अब इसके बाद जो दूसरी क्वांटिटी आती है हम लोगों की, वो आती है वेक्टर। अरे वेक्टर का कंसेप्ट क्या है? लिसनर इस चीज थोड़ा सीरियसली देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। A vector is a quantity which has magnitude and direction both। ये बात हो गई। A vector is a quantity, मीनिंग क्या है कि वेक्टर भी एक क्वांटिटी है, एक मेजरेबल थिंग्स है। कैसी मेजरेबल थिंग्स है? विच हैज मैग्नीट्यूड, यहाँ भी बात आ गई मैग्नीट्यूड की, एंड डायरेक्शन बोथ। मीनिंग क्या हो गई
कि वो क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, उसको हम लोग जो है वेक्टर कहते हैं। इसका मतलब कि हमारी अब नीड हो गई कि हम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट अगर करें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम ना चले। वैसे दुनिया में ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है कि जिसका मैग्नीट्यूड ना हो। विदाउट मैग्नीट्यूड हम किसी थिंग्स का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। या ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो बात हम मैग्नीट्यूड की या थिंग्स की जो बात कर रहे हैं सिंपली मेजरेबल की बात कर रहे हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया कि हम खुशी को जो है किलो में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, हमें नहीं बता सकते हैं कि ईमानदारी कितने केजी की है या ईमानदारी का डिस्टेंस क्या है, राइट। हालांकि ईमानदारी है एक चीज, बट ये हमारी मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। अगर हमारी मेजरेबल क्वांटिटी नहीं, मेजरेबल क्वांटिटी वो थिंग्स हमारी मेजरेबल नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। हम फिजिकल क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे। और यहाँ मैं जिस चीज की एनालिसिस कर रहा हूँ वो फिजिकल क्वांटिटी की एनालिसिस कर रहा हूँ। तो जितनी सारी फिजिकल क्वांटिटी है सब स्केलर है। लेकिन अगर उस फिजिकल क्वांटिटी में हमें रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ जाए, तब हम कहते हैं उस क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर कहते हैं। अब जैसे अब हम एक एग्जांपल दें यहाँ कि इसका जो एग्जांपल है वो डिस्प्लेसमेंट। अब यह बात थोड़ी हम क्लियर कर रहे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है। जैसे अगर हम ये कहें कि किसी का लेंथ जो है वो 5 मीटर है, कोई भी वस्तु है जिसका लेंथ 5 मीटर है, ठीक है, बात हो गई है। तो दिस इज द डिस्टेंस। बट हम डिस्प्लेसमेंट कब कहेंगे? जनरली डिस्प्लेसमेंट जब हम लोग यूज करते हैं ना तो मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे यही हम कहें कि कोई व्यक्ति जो है वो 5 किलोमीटर मूव कर रहा है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस हो चला, ठीक है, राइट। लेकिन अगर हम यही कहते हैं कि वो व्यक्ति 5 किलोमीटर डिस्टेंस पश्चिम की ओर चला या 10 किलोमीटर डिस्टेंस वो हमारा पूरब की ओर चला, तो जब किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ जाए, मीनिंग ये हो गई कि बिना डायरेक्शंस के उस क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन अधूरा हो जाए, तब हम ऐसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर कहते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में दोनों चीज हो गई, एक डिस्टेंस हो गया कि उसका हमारी मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी वैल्यू क्या है क्वांटिटी की। कोई भी क्वांटिटी लिखेंगे तो उसकी वैल्यू लिखेंगे ही, उसकी वैल्यू क्या है, उसके बाद उसका डायरेक्शन क्या है। अगर हम यही 10 किलोमीटर लिखते हैं, कोई आदमी 10 किलोमीटर चलता है तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहने के लिए हमें इसका डायरेक्शन चाहिए, या ऊपर चले, नीचे चले, पूरब चले, पश्चिम चले, किसी भी डायरेक्शन में चले। बट डिस्टेंस अगर डायरेक्शंस के साथ इन्वॉल्व हो गया तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट, क्योंकि डिस्टेंस को हम लोग डायरेक्शन के साथ लिखते हैं। अब उसके बाद वेलोसिटी हो गई, राइट। अब जैसे स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, एटसेट्रा। दीज आर ऑल क्वांटिटी डिनोट्स द वेक्टर क्वांटिटी या नोन एज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये सारी हमारी जो है वेक्टर क्वांटिटी। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। जितने मेजरेबल थिंग्स है दीज आर ऑल द क्वांटिटी, और क्वांटिटी बिना मैग्नीट्यूड के लिखी नहीं जा सकती है। तो दिस क्वांटिटी इज स्केलर। अगर कोई स्केलर क्वांटिटी विद डायरेक्शन लिखा जा रहा है तो उसको हम स्केलर नहीं करके वेक्टर कह देते हैं। बात इतनी चीज है, सीधी सपाट हो गई होगी। मुझे उम्मीद है स्केलर और वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है दिस इज द क्लियर हियर। अगर कोई स्केलर की बात कहता है तो मतलब क्या कि कोई भी थिंग्स जो मेजरेबल है दिस इज ए स्केलर, यानी जिसके पास मैग्नीट्यूड है वो स्केलर है। अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी जरूरत है तो यस दिस क्वांटिटी इज नोन एज ए वेक्टर। अब हम लोग इसकी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जैसे हम लोग स्केलर के बारे में जानते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे बड़ा हम यूजुअल रहे हैं कि 3 + 5 को मैं 8 लिख देता रहा हूँ, ठीक है, वेरी गुड, कोई बात नहीं है। और 3 × 5 को 15 लिख देते रहे, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन होता था या जो अब तक हम लोग सीखे थे वो ये था कि दीज आर ऑल द स्केलर क्वांटिटी। ये सभी स्केलर क्वांटिटी होती थी, जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, व्हाटएवर सो जो भी हम पढ़ते थे ना, वो स्केलर क्वांटिटी के ऊपर चीजों को ऑपरेट करते थे। लेकिन अब वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन कैसा होगा। उसके बाद हम लोग डिविजन्स की बात करेंगे, क्या वेक्टर क्वांटिटी में डिवीजन एप्लीकेबल है या नहीं। जैसे स्केलर्स में हम लोग जो मैथमेटिक जो कैलकुलेशन करते थे तो 3 + 5 = 8 हो जाता था। बट अगर हम यहाँ 3 हार्स और 5 एलिफेंट अगर लिख दें
और इनका कॉम्बिनेशन पूछे तो आप क्या बताएंगे, 3 + 5 = 8 तो होगा, बट 8 ऐड करने के बाद आप क्या लिखेंगे, 8 हार्स लिखेंगे या 5 एलिफेंट लिखेंगे। दिस इज द प्रॉब्लम हियर। कहने की हमारी मीनिंग क्या हो गई, अगर स्केलर के साथ जो क्वांटिटी लिखना, अगर डायरेक्शंस नहीं है, अगर इसकी मैं डायरेक्शंस की बात कर दूं, जैसे थोड़ा इस चीज को मैं और एक लोअर स्तर पे बात आ जाए और अपनी कि ये मेरी वेक्टर की जरूरत क्या है, उसके बारे में थोड़ी अपनी बात आगे हम फर्दर भी करेंगे ताकि ये चीजें थोड़ी क्लियर हो जाए। जैसे मैं यहाँ लिख दूं कि 6 किलोमीटर है ईस्ट और +7 किलोमीटर है ईस्ट, डेफिनेटली तो 12 किलोमीटर ईस्ट हो गया। लेकिन अगर मैं 6 किलोमीटर ईस्ट लिखूं और 7 किलोमीटर मैं वेस्ट लिखूं और पूछूं कि रिजल्ट क्या होगा, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। क्योंकि 713 अगर आप जोड़ेंगे 13, तो 13 यहाँ क्या लिखेंगे, 13 आप वेस्ट डायरेक्शन लिखेंगे कि ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज द प्रॉब्लम हियर। तो ऐसे क्वांटिटी की हमारी अलजेब्रा क्या होगी, अलजेब्रा का मतलब हम ऐसे क्वांटिटी का एडिशन कैसे करेंगे जहां कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस का इन्वॉल्व बहुत तगड़ा हो जाए, यानी बिना डायरेक्शंस के उस क्वांटिटी कोई मीनिंग न रह जाए। तो हम इस टाइप का जो हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, हम कैसे निकालेंगे। तो हमारी बर्निंग जो इशू है आज, हमारी बर्निंग इशू यही है, इसका हम लोग नाम जो है वेक्टर एनालिसिस के अंतर्गत रखते हैं। अब बच्चा वेक्टर अब क्यों पढ़ते हैं, बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो ऐसे क्वेश्चंस का हम जवाब खोजेंगे, ऐसे इसी क्वेश्चंस का नहीं, हमने जो एग्जांपल दिया कि 6 किलोमीटर अगर कोई ईस्ट है और 7 किलोमीटर अगर वेस्ट है, अगर मैं इसको ऐड करूं तो कितनी क्वांटिटी में लिखूंगा। तो अब तो बात बिल्कुल ईजी में समझ में आ गई होगी कि इसको 6 और 7, 6 और 7, 13 मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूँ। अब 13 अगर मैं लिखूंगा तो फिर 13 का मतलब क्या होगा भाई, 6 आम और 7 आम जोड़ेंगे 13, 13 महंगे होंगे, सही बात है। ऐसी ही चीजें आदमी चूंकि वो अंडरस्टूड रहा है, पढ़ता रहा है कि जो एडिशन हमारी क्वांटिटी या मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन का चलता रहा है ना, वो स्केलर चीजें होती थी, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब क्वांटिटी के साथ एडिशन जब डायरेक्शन भी ऐड हो जाएगा तो हमारी अलजेब्रा कैसे चलेगी, अलजेब्रा का मतलब यही एडिशन सब्ट्रैक्शन, और हम उसकी यहाँ एनालिसिस करने जा रहे हैं, उसके लिए हम मैथमेटिक्स डेवलप करने जा रहे हैं। तो उस मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए हम टूल्स डेवलप कर रहे हैं, तो उस टूल्स को आप सीरियसली समझें। तो डेफिनेटली जैसे जैसे हमारे आगे लेक्चर्स बढ़ता रहेगा, यू हैव नो एनी प्रॉब्लम, तो हम इसी चीज का जवाब खोजेंगे, इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, वाट, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलते हैं अपनी बात को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। तो वेक्टर की बात क्लियर हो गई। अब ये बात हो गई कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द वेक्टर हियर, कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें। स्केलर का रिप्रेजेंटेशन तो बात समझ में आ गई। कोई भी क्वांटिटी सीधा सपाट लिख दीजिए जो आपकी स्केलर हो गई, एवरी क्वांटिटी, या यूं कहें कि एवरी क्वांटिटी इज स्केलर, बट ए क्वांटिटी स्केलर तो है ही है। अगर डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ गई, डायरेक्शन मस्ट हो गया लिखना, बिना डायरेक्शन का काम नहीं चलेगा, तो फिर वो रिप्रेजेंटेशन मेरा वेक्टर कहा जाता है। अब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे स्केलर लिखने के लिए तुमने सीधे लिख दिया कि किसी वस्तु का मास जो है, किसी ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है, तो ठीक है 5 हो गया। उसके बाद उसकी जिसमें हम उसको रिप्रेजेंट करना है दैट क्वांटिटी लिख दिया, kg हो गई। टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन अब ये नहीं लिखेंगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड पूरब की ओर, तो निरर्थक हो गया पूरब की ओर। तो एक बात यूं कह दें अपने लैंग्वेज में सीधा सपाट कि जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शंस की जरूरत नहीं है वो स्केलर, एक और डिफिनीशन आ गई ना। लेकिन जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि हम क्वांटिटी जब बोल रहे हैं स्टूडेंट्स भी सीरियस हियर, क्वांटिटी कहने के साथ मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व हो गया, कि जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शंस की जरूरत है वो मेरा वेक्टर हो गया, और जहां डायरेक्शंस की जरूरत ही नहीं है वो मीनिंगलेस है या वो निरर्थक है, वहां रखा ही नहीं जाना चाहिए। जैसे अभी हम ये कह दें कि वही बात कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ लिखा, पश्चिम की लिखा, पूरब उत्तर दक्षिण नहीं, ये वहाँ डायरेक्शंस की कोई मीनिंग नहीं है। दिस इज द मीनिंगलेस, या डायरेक्शन वहाँ करना वो चीजों को एब्सर्ट करता है। तो बिल्कुल दिस इज द क्लियर हियर, द कंसेप्ट ऑफ द वेक्टर, दिस इज द क्लियर हियर। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं कि ए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशंस की बात आते हैं। ए वेक्टर इज represented by a directed line segment,
अच्छा, लाइन सेगमेंट की जब बात आ गई ना, तो जो फाइनाइट लेंथ की जो लाइन होती है उसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। अच्छा, डायरेक्टेड का मतलब कि यहाँ डायरेक्शन हो गया। अब जैसे ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, जैसे ये हो गई मेरी ए बी इज व्हाट, ए बी इज द लाइन सेगमेंट। अब मान लीजिए हम यहाँ ये डायरेक्शन इस तरीके से दे दिए, मतलब ए टू बी, ये डायरेक्शन का मतलब हुआ ए टू बी दिस। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक कंप्लीट सिनारियो को, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है, पहला तो हो गया ए बी, ये हमारी हो गई लाइन सेगमेंट। अब हमने एरो लगा दिया तो दिस इज द डायरेक्टेड, ये डायरेक्शन हो गया ना, ए से बी की ओर डायरेक्शन। अगर मैं ऐसे लिख दूं, ए मैं ए लिखूं, बी यहाँ लिखूं, मैं एरो यहाँ लगा दूं। अच्छा, एक बात है आई समझने की बात है, एरो यहाँ नहीं लगाया जाता है, कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि जब भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है ना, तो किसी एक इंड पे एरो लगाते हैं। वो जो लाइन सेगमेंट है और लाइन सेगमेंट का जो इंड है वहां पर हम एरो लगाते हैं, चाहे एरो यहाँ लगाइए यहाँ लगाइए। ये भाई एक प्रोसेस है हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का, लोग ऐसा लिखते हैं तो हम भी ये लिखेंगे, या तो एरो यहाँ लगेगा तो एरो यहाँ लगेगा, राइट। तो जैसे अगर कोई एरो ऐसी लगा दिया तो ये जो इसका जो डायरेक्शन हुआ ना, बी टू ए होगा, बट मैग्नीट्यूड तो वही रहा। अगर ए बी अगर 5 सेंटीमीटर का है तो बी ए भी तो 5 सेंटीमीटर का होगा, वो मैग्नीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डायरेक्शन प्रॉब्लम हो गई। अगर ये ईस्ट है तो फिर ये बी ए जो होगा हमारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात, तो ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट, जैसे ये हमने लिख दिया ए बी। अब इस ए बी को कैसे लिखते हैं ना, इसके ऊपर एरो लगा देते हैं। इस एरो का मतलब होता है दिस इज द डायरेक्शन, और ए बी की जो वैल्यू होगी ना उसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब यहाँ पॉइंट ए को एक नाम देते हैं वेक्टर की दुनिया में। लिसनर जो थोड़ा सीरियसली वॉच कर रहे हैं, नोट करते भी रहे साथ साथ, क्योंकि ये शब्द की ही गेम आगे खेली जाएगी। यहाँ पॉइंट ए को जो है हम लोग इनिशियल पॉइंट नाम देते हैं, दिस इज नोन एज द इनिशियल पॉइंट। पॉइंट ए को इनिशियल पॉइंट और बी को हम लोग टर्मिनेटेड पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं, टर्मिनेटेड पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनेटेड पॉइंट लिखते हैं, टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनेटेड मतलब फिनिश हो जाता है वहां पे आके, टर्मिनेटेड, ये टर्मिनेट हो जा रहा है वहां पे। और एक और नाम भी देते हैं, ए को हम लोग टेल भी कहते हैं और बी को हम लोग हेड भी कहते हैं। एरो में ये टेल है और ये हेड है। तो हेड जो होता है ना, दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द पार्ट वेक्टर, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर्स को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन सेगमेंट। अब जैसे ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, हियर ए बी इज ए वेक्टर, राइट, ओके। अब इस ए बी को हम लोग सिंगल लेटर्स में भी लिखते हैं, अगर हम इसको ऐसे भी ए से भी लिख सकते हैं, दिस रिप्रेजेंटेशन ए ही है। अच्छा, अभी इस ए में क्या चीजें हैं, जैसे हमने यहाँ ए लिखा, बी लिखा, दिस हो गया। तो ए बी इज ए वेक्टर इन विच जो ए बी जो लेंथ है, ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, राइट। और जो हेड है, हेड ऑफ जो एरो जो लिखा गया है, हेड जो होगा दिस, ये जो सिंबल दिया गया है दिस हेड, ये सिंबल इज डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। कोई भी जो वेक्टर है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, मोमेंटम हो, वेलोसिटी हो, जो भी हो, कोई भी वेक्टर हो, तो जब भी वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे बाय दिस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में जो लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होगा वो ऑलवेज टू बी टेकन टू बी द पॉजिटिव, इसलिए जो वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ऑलवेज टेकन टू बी द पॉजिटिव। तो जो ए बी का जो लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर दिस। और जो हेड होगा वो डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, यानी हेड का जो डायरेक्शन होगा ना, हेड जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर हेड। अब एक बात है कि जो मैग्नीट्यूड होता है उसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको हम लोग एब्सोल्यूट भी कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ
वेक्टर ए बी इज डिनोटेड बाई मॉड ऑफ ए। हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं कि इस वेक्टर ए बी का जो लेंथ होगा, जो मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड को हम लोग ये दो वर्टिकल लाइन के बीच लिख देते हैं। इसी को हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी भी बोलते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर ए बी भी कहते हैं। दोनों बात कहते हैं। एक बात और कि जो मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर्स का है, हम रिप्रेजेंटेशन में जो लाइन जो सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट में वो जो लेंथ, फाइनाइट लेंथ की जो लाइन लिखी गई है वो हमारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ऑलवेज टू बी द पॉजिटिव, क्योंकि जो लेंथ होता है ना वो पॉजिटिव का कंसेप्ट होता है, निगेटिव का कंसेप्ट नहीं होता है। तो जब वेक्टर का जब भी मैग्नीट्यूड निकलेगा ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये बात को लिख लें कि मैग्नीट्यूड ऑफ जो वेक्टर होगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ जो वेक्टर होगा इज ऑलवेज पॉजिटिव। निगेटिव होने का प्रश्न ही नहीं है, तो निगेटिव होगा ही नहीं, निगेटिव लिखना भी नहीं है। तो ये जो बात रही है वेक्टर और स्केलर क्या है, वेक्टर और स्केलर हम लोग कहते किसे, ये बात समझ में आ गई होगी। तो अभी मेरा जो वीडियो लेक्चर्स जो रहा है सिंपली बस इसी पर रहा है कि स्केलर्स क्या है और वेक्टर क्या है। अच्छा, एक क्वांटिटी और होती है, उस क्वांटिटी को हम लोग टेंसर कहते हैं। बहरहाल हमें अभी उसको बारे में नहीं पढ़ना है, ये हायर स्टडी में पढ़ाया जाता है कि टेंसर, दिस इज द थर्ड काइंड ऑफ द क्वांटिटी, दिस इज आल्सो नोन एज ए टेंसर। बट हमको यहाँ जो पढ़ना है स्केलर और वेक्टर पढ़ना है। स्केलर पे तो पूरा वर्क हो चुका है, जो अब तक आप सीखे सब स्केलर पे ही सीखे। अब हम लोग वेक्टर सीखेंगे कि वेक्टर क्या है। तो वेक्टर की हमने जो एनालिसिस की उसमें बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि हम किस क्वांटिटी को वेक्टर कहेंगे और वेक्टर कहते क्यों हैं, रीजंस हमारा क्या है। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था वहाँ 5 और 7 का या 6, 7 का जो था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आगे हमारी आएंगी जहाँ बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि हम लोग वेक्टर क्यों पढ़ते हैं, वेक्टर एनालिसिस क्या है, वेक्टर एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, इस वेक्टर एनालिसिस से हम कौन कौन मैथमेटिक के अनसुलझे रहस्यों को सॉल्व करेंगे, ये सब सारी बातें आगे मेरे वीडियो लेक्चर्स में होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि जो एक कॉन्सेप्ट जो वेक्टर का स्टार्ट हुआ है बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, आप कमेंट करिए, हम उसका बखूबी जवाब देंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।